तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके थे. अभी क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे. सो राइट डाउन द टर्म क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म. ठीक है. इस मेथड में हम लोग अपनी कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग 10 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट वी नोट डाउन द यूनिट्स. फर्स्ट वन इज परसेंटेज बाय वेट. Second unit is percentage by volume. Third unit is percentage by weight by volume. Fourth unit you'll use mole fraction. Next unit is molarity. Next one is modality. Spelling carefully लिखना. First one is MOLARITY. Next one is molality, MOLALITY. So first one is molarity, then it is modality, right? Next unit is formality. The next one is normality. Next is ppm. The last one is ppb. These are total 10 units जिनमें आप concentration को represent करेंगे. Percentage by weight, percentage by volume, percentage by weight by volume, mole fraction, molarity, molality, formality, normality, ppm and ppb. या कभी कभी एक कॉमन यूनिट और यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ. ये यूनिट करते हैं ग्राम पर लीटर में. दिस इज आल्सो कॉमन यूनिट. कभी कभी इसमें भी रिपोर्ट कर देते हैं. These are total 11 units जो हम लोग concentration के लिए यूज करेंगे. Percentage by weight, percentage by volume, percentage by weight by volume, mole fraction, molarity, molality, formality, normality, ppm, ppb और strength which is gram per liter. ठीक है. तो सबसे पहले इन सारी concentration units की definition लिखनी है one by one. फिर मैं आपको एक एक करके elaborate करूंगा. सबसे पहला टर्म लिखेंगे percentage by weight. सबसे पहली यूनिट लिख रहे हैं हम लोग परसेंटेज बाय वेट. राइट डाउन. इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 100 ml solution. It is the amount of solute in grams present in 100 ml solution. यहाँ जो आपको नोटिस करना है वो देखो, ये concentration with respect to solution रिपोर्ट कर रहे हैं और solute का अमाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं. Sorry, just 100 gram of solution. We are writing percentage by weight. So it is the amount of solute in grams present in 100 gram of solution. तो यहाँ दो पॉइंट नोटिस करने के हैं. एक तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सॉल्यूट का भी मास यूज कर रहे हैं और सॉल्वेंट का भी मास यूज, सॉल्यूशन का भी मास यूज कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो अगर इसको फॉर्मुलेट करें तो अगर हमें कभी भी परसेंटेज बाय वेट निकालना होगा तो विल कैलकुलेट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स divided by mass of solution in grams into 100. So it's a percentage, so we'll report it out of 100. Clear?
So first unit is percentage by weight. It is the amount of solute in grams present in 100 gram of solution. And here अगर फॉर्मुलेशन करना है तो दो मेन बातें बताई पहले. सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखना है, वो भी अमाउंट के टर्म में. क्लियर? नेक्स्ट यूनिट विल राइट इज percentage by volume. So write down, it is the volume of solute in milliliter present in 100 ml solution. आप देखो यहाँ पे दोनों टर्म फिर से नोटिस करने के लिए हैं. वी हैव सोल्यूट एंड सॉल्यूशन एक चीज, और यहाँ भी देखो वॉल्यूम यूज कर रहे हैं और यहाँ भी वॉल्यूम यूज कर रहे हैं. तो परसेंटेज बाय वेट में दोनों वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में दोनों वॉल्यूम, और परसेंटेज बाय वेट बोथ आर वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोथ आर वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. देखो मैं फॉर्मूला के लिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्कूल लेवल के एग्जाम में आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, बट ध्यान रखना है कि आईआईटी लेवल के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको डेफिनेशन ही रिक्वायर्ड होगी. इसलिए डेफिनेशंस पे बहुत फोकस करते हुए चलना है. जिन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ उनको ध्यान से समझते चलना है. सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100. ठीक है. और थर्ड यूनिट percentage by weight by volume. So weight by volume आ गया तो एक weight और एक volume लेंगे. तो it is mass of solute in grams present in 100 ml of solution. फिर से नोटिस करो, we are using solute and solution, and here it is mass, here it is volume. अगर इसके लिए भी फॉर्मूला क्रिएट करें तो परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू mass of solute in grams divided by volume of the solution in ml into 100. अब तीनों टर्म पे देखो एक साथ ध्यान देना है. परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम. सो नोटिस करो, जब हम वेट लिख रहे हैं तो सॉल्यूट का भी वेट ले रहे हैं, सॉल्यूशन का भी वेट ले रहे हैं. जब हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो सॉल्यूशन सॉल्यूट का वॉल्यूम ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं. और जब वेट बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो सॉल्यूट का वॉल्यूम है और सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. सो वेट वेट है, वॉल्यूम वॉल्यूम है और वेट एंड वॉल्यूम है. तो फर्स्ट टर्म इज फॉर सॉल्यूट, सेकंड टर्म इज फॉर सॉल्यूशन. और चूंकि परसेंटेज है तो एवरीथिंग इज रिपोर्टेड आउट ऑफ 100. So when we write percentage by weight, it means amount of solute in grams present in 100 gram of solution. Percentage by volume is amount of volume of the solute in 100 ml of the solution, and the weight by volume is amount of solute in 100 ml of the solution. So अगर हम weight ले रहे हैं तो weight and weight है, solute का भी weight है, solution का भी weight है. Volume ले रहे हैं तो volume solute का है, volume solution का है. और weight by volume ले रहे हैं तो solute का volume है और solution का solute का weight है और solution का volume. क्लियर है? और आप आउट ऑफ 100 ही रिपोर्ट करना है बिकॉज परसेंटेज रिपोर्ट करना है. ठीक है. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है.
I'll write down the question. 20 gram of glucose is dissolved. 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. Then report the concentration in terms of percentage by weight. 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. Report the concentration in terms of percentage by weight. 16.67. Yes, so it comes out to be 16.67. 50/3%. हाँ, so question बहुत simple है, बस आपको सिर्फ एक चीज realize करानी थी कि यहाँ पे amount of solute लेना है और solution लेना है. So when you write percentage by weight, तो 20 ग्राम solute है हमारे पास और solution का mass लिखेंगे तो 20 plus 100 करना होगा. गलती से भी 100 ही लिखना है क्योंकि इस वाले पोजीशन पे आपको mass of solution लिखना होता है. This is actually mass of solution. और solution का mass का मतलब होता है mass of solute plus solvent. बस इतनी बात नोटिस करने की थी, अदरवाइज नथिंग स्पेशल. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, 16.67%. ठीक है. इसके बाद हमने नेक्स्ट यूनिट लिखनी है मोल फ्रैक्शन. तो देखो अभी तक हम लोग परसेंटेज रिपोर्ट कर रहे थे, अब फ्रैक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं. तो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1. तो पहले तो इसका नोटेशन सीखना है. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काई से. We represent this unit by chi. ठीक है. काई मतलब समझ गया ना. इसको इसको क्या करना है, जैसे हमने x लिखते हैं, x की जो एक लाइन है उसको ट्रिल्ड कर देना है ऐसे. दिस इज योर काई. स्टैंडर्ड नोटेशन है. अगर कहीं पे भी सिंबल लिख के आएगा तो आपको उसको मोल फ्रैक्शन ही पढ़ना है. तो मैं इस चीज को ऊपर भी ऐड कर दूं. यहीं पे मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे काई. x की एक लाइन स्ट्रेट है और दूसरी लाइन टर्न कर दी है. दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर मोल फ्रैक्शन. ठीक है. तो देखो जैसा टर्म है फ्रैक्शन, तो हमें मोल्स के टर्म में फ्रैक्शन लिखना है. सो इफ आई राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute as small n, number of moles of solvent as capital N, then mole fraction of solute is moles of solute upon moles of solute plus solvent into फ्रैक्शन में लिखना है तो moles of solute upon moles of solute plus solvent लिख दिया. तो ये फ्रैक्शन बन गया आपके. ऊपर solute के moles लिखे, नीचे solute plus solvent कर दिया तो टोटल solution बन गया. Solution के रिस्पेक्ट में solute के कितने moles है, that is mole fraction of solute. And similarly if I write mole fraction of solvent, so moles of solvent is capital N, solute plus solvent is N plus N, so this becomes mole fraction of solvent. और अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ solute प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent जो होता है ये यहाँ पे बना है. ठीक है. सर हाँ बेटा. सर मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बता दीजिए एक बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट के मोल्स ऊपर लिखो और नीचे सॉल्यूशन के मोल्स चलने हैं, तो सॉल्यूशन के मोल्स कैसे निकालेंगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके। सोल्यूट के मोल्स स्मॉल n, ओके सर। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स n प्लस n, दोनों को ऐड कर देंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यस सर। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखेंगे, तो दैट वैल्यू इज कैपिटल N अपॉन N प्लस N, दोनों को सम कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में सॉल्वेंट इज 1। यहां तक क्लियर? बट सर मोल्स नेसेसरली कंजर्व नहीं होते ना केमिकल रिएक्शन में? हाँ, नहीं होते। तो दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, वी आर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या कर रहे हो आप? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख रहे हो ना। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने एक सब्सटेंस को डिसॉल्व कराया हुआ है तो वो सॉल्यूशन बन रहा है। सो अगर हमने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया तो इट डजंट मीन ग्लूकोज की वाटर से केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। कई बार क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन कंटेन्स वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। बाइनरी का मतलब आप समझते हो? बाइनरी मींस 2 होता है। बाइनरी मींस 2, तो एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन हुआ बाइनरी सॉल्यूशन। एक बार वापस समझा दीजिए मतलब। हेलो, समझ आया बाइनरी सॉल्यूशन? यस सर। बाइनरी हेलो सर। सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक सॉल्वेंट। अगर आपने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया हो तो उसमें एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट है तो 2 कंपोनेंट हो गए। बाइनरी का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है? 2। तो एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन। ऑल्दो हमारे सारे कोर्स में ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशंस ही आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं पे टर्शरी सॉल्यूशन लिखा हुआ तो टर्शरी सॉल्यूशन वो होगा जिसमें 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। समझ आया? जैसे हमने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कराया तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। शुगर को वाटर में डिसॉल्व कराया, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। बट आपने सेकंड जी बनाई, क्या क्या करेंगे? पानी लेंगे, उसमें ग्लूकोज भी डालेंगे, सॉल्ट भी डालेंगे, लेमन भी डालेंगे। अब 3 सॉल्यूट हो गए, एक सॉल्वेंट हो गया, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो जितने कंपोनेंट्स आप बढ़ाते चले जाओगे उसके हिसाब से नंबर बदलता जाएगा, बट सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहने वाला है। सोल्यूट आप एक लोगे। तो हमारे कोर्स में मोस्टली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन स्टडी करते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप एक क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट एक बार बता दीजिए, समझ नहीं पा रहे हैं। बेटा एक सॉल्यूशन बनाया हमने तो उसमें एक सोल्यूट दिया, एक सॉल्वेंट दिया। ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया तो सोल्यूट कितना है? ग्लूकोज एक, और पानी का एक सॉल्वेंट, तो एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तो 2 कंपोनेंट हो गए, बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्वेंट तो हर बार एक ही होगा ना, कुछ भी हो। हाँ, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, बिल्कुल सही बात। बट कंपोनेंट्स बना सकते हैं ना, उसमें सॉल्यूट एक से ज्यादा भी डिसॉल्व करा सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे शिकंजी बनाते हैं तो क्या एग्जांपल हुआ? उसमें शुगर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया, लेमन ऐड किया, और भी कुछ डिसॉल्व कर दो, लेट्स से ग्लूकोज भी डिसॉल्व कर दो, 4 सॉल्यूट हो गए। डिसॉल्व तो सब होते जाएंगे ना, और होमोजेनियस मिक्सचर भी बनेगा। तो हमारे कोर्स में मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो जाएगा, टर्शरी सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। समझ गए ना? सो क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ sugar in water if 34.2 gram of sugar is dissolved in 200 ml water and density of water you have to take as 1 gram per ml.
Calculate mole fraction of sugar in water. If 34.2 gram of sugar is dissolved in 200 ml of water, density of water is 1 gram per ml. .005. तो सिंपली क्या करना है, पहले आप मोल्स ऑफ शुगर निकालेंगे. So this is 34.2 upon molecular mass of sugar 342.1 mole. Then we'll calculate moles of water. So water का 200 ml दिया है, density 1 gram per ml है, तो 200 ग्राम हो गया. Molecular mass is 18. अब mole fraction of sugar निकालना है हमको. This is 0.1 divided by 0.1 plus 200 by 18. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.8 डिवाइडेड बाय 201.8 बनेगा. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. अप्रोक्सीमेटली 0.009 आ रहा है सर. हाँ वो चलेगा. 200 से भी डिवाइड कर दोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको. लेकिन स्कूल एग्जाम में वैल्यू सही लिखनी है. कैलकुलेशन करते टाइम आप भले ही 200 से डिवाइड करके सॉल्व कर देना. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. दिस कम्स आउट टू बी 0.009 लिख सकते हो या 89 आएगा अप्रोक्सीमेटली. आप 9 भी लिख लो तो चलेगा. कोई बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट कर रहा है तो 0.0089 आएगा. और यू कैन अप्रोक्सीमेटली राइट एट 0.009. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. इसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट हमने इसके बाद जो लिखी हुई है दैट इज योर मोलारिटी. फोर्थ वन इज डन. नाउ फिफ्थ वन इज मोलारिटी. मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. सो नोटेशन फॉर मोलारिटी इज कैपिटल एम. ठीक है, इसका सिंबल है. अगर मान लो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में आगे कैपिटल एम लिखा है तो इट इज द यूनिट which is referred as moles per liter, or your representation is capital M. तो अगला टर्म लिखेंगे मोलारिटी. मोलारिटी की डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज number of moles of solute present in 1 liter of solution. It is number of moles of solute present in 1 liter solution. यहाँ नोटिस करने की बात है वो है moles of solute and volume of the solution. ठीक है. अब अगर हम मोलारिटी रिपोर्ट करेंगे तो मोलारिटी विल बी मास ऑफ सोल्यूट, या पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख लो. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीमीटर into 1000. ऐसे भी लिख सकते हैं. या फिर अगर हमें मोल्स लिखना है तो मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. सो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द यूनिट ऑफ मिलीलीटर इनटू 1000. ठीक है. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखिए. So write down, calculate the molarity of aqueous solution of glucose
Calculate the molarity of aqueous solution of glucose, which is prepared by dissolving 36 gram of glucose in water and volume of solution is made up to 400 ml. Calculate the molarity of aqueous solution of glucose, which is prepared by dissolving 36 gram of glucose in water and volume of the solution is made up to 400 ml. 0.5. So simply आपको formula apply करना है. Molarity is equal to moles of glucose. So mass is 36 gram, molar mass 180 gram. Moles हो गए. Volume of the solution in milliliter into 1000. इसको simplify कर देंगे. So this comes out to be 0.5. ठीक है. Now your next unit is molality. This is represented by small m. Molality का जो हमारे लिए notation हुआ, that is small m. So molality is, it is number of moles of solute present in 1 kg solvent. It is number of moles of solute it is number of moles of solute it is number of moles of solute present in 1 kg solvent. यहाँ देखो नोटिस करना है, एक तो मोल्स ऑफ सोल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन है. मोलारिटी और मोलारिटी में देखो ध्यान से कंपैरिजन देख लो. अभी तक मैंने जितनी भी यूनिट्स दिखवाई, ज्यादातर यूनिट्स हम लोग सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट कर रहे थे. अभी जो हमने यूनिट रिपोर्ट करी है वो देखो सॉल्वेंट के टर्म में रिपोर्ट की है. डिफरेंस समझ आ रहा है? पहली यूनिट हम लोगों ने देखो अभी तक जितनी यूनिट्स लिख रहे थे सब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन थी. अभी जो यूनिट लिखी है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट है. ध्यान से देखो, डिफरेंस याद रखना है क्योंकि लास्ट में भी हमें इंटर कन्वर्जन सीखते हैं. तो इंटर कन्वर्ट हम केवल तभी कर पाएंगे जब हमें यूनिट्स का डिफरेंस पता होगा. सो नोटिस इट केयरफुली. मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन था. मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट है. सो डिफरेंस दो डिफरेंस है. पहला सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट हो गया, दूसरा वॉल्यूम की जगह मास हो गया. ठीक है. तो अब अगर हम मोलालिटी रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे, सो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स into 1000. या फिर मोल्स लिखने का तरीका फिर से मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट mass of solvent in grams into 1000. ठीक है.
Calculate molality of an aqueous solution of urea prepared by dissolving 6 gram of it in 500 gram of water. Calculate molality of aqueous solution of urea prepared by dissolving 6 gram of it in 500 gram of water. Calculate molality of aqueous solution of urea prepared by dissolving 6 gram of it in 500 gram of water. Point 2. फिर से वही सिंपली सॉल्विंग है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। अभी देखो हम लोग बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हैं, तो कुछ कुछ जगहों पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी इंटर कन्वर्जेंस स्टार्ट करेंगे तब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट चूंकि पहली बार आप सीख रहे हो इसलिए आपको पूरी बार ठीक से बता दो। सो इफ आई राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, तो ग्लूकोज का मास 6 ग्राम, यूरिया का फॉर्मूला पता है ना, यूरिया इज NH2CO NH2। उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये 60 आना चाहिए ना, 60. तो पहले मोल्स निकाले तो 6/60, मास ऑफ वाटर दिया है 500 ग्राम, इनटू 1000 करेंगे, यहाँ से मोलालिटी आ जाएगी 0.2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मेलिटी। अब ये ओल्ड यूनिट है, करेंट टाइम में ऐसे यूज नहीं करते, बट कभी कभी क्वेश्चन पेपर में, राइटिंग पेपर में इस तरीके के टर्म लिख के आ जाते हैं। तो अगर आपको पहले सिंपल टर्म में समझाओगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो फॉर्मेलिटी हमारे करेंट टाइम में मोलारिटी जैसी होती है। सो इट इज सेम एज मोलारिटी। कैपिटल एम। तो अगर अभी आपके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर्मेलिटी निकालना है, तो इट इज सिंपली आपको मोलारिटी कैलकुलेट कर देना, नथिंग बियॉन्ड दिस। ठीक है, अगर डिफरेंस समझना है तो डिफरेंस ये है कि अगर हम फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोल्स। निकालते टाइम या मॉलिक्यूलर वेट की जगह फॉर्मूला मास यूज करते हैं। फॉर्मूला मास तो मोलर मास ही हो गया ना। हाँ, इसीलिए तो बोला, तभी तो यूनिट आज के डेट में सेम है। पहले इसको डिफरेंशिएट करके लिखते थे, तभी तो इसीलिए आउटडेट यूनिट हो गई ना। मोलारिटी इसीलिए यूज कर रहे हैं आज के डेट में। तो दिस यूनिट इज सेम एज मोलारिटी बिकॉज़ आप फॉर्मूला मास और मोलर मास में एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। बट इन द स्टार्टिंग फॉर्मूला मास थोड़ा अलग से लिखा जाता था, तो वहां पे मोलारिटी की जगह फॉर्मेलिटी यूनिट डिफाइन करी गई थी। सो फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द यूनिट ऑफ मिलीलीटर इनटू 1000। अब जैसे डिफरेंस समझाऊं मैं आपको, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिखा तो इसका फॉर्मूला मास लिखा जाता है, बिकॉज़ सोडियम क्लोराइड इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला मास लिखेंगे तो 23 + 35.5 which is 58.5। पर करंट टाइम में हम इसका मॉलिक्यूलर मास जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। बट अगर कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस समझना है तो डिफरेंस इज कि इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इफ वी यूज फॉर्मूला वेट, तो फिर ये चीज फॉर्मेलिटी हो जाएगी। सो मोस्टली आयनिक सॉलिड्स के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की जगह फॉर्मूला वेट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए ऐसा करना पड़ता है आयनिक सॉलिड्स के लिए। ओके। जिन कंपाउंड्स के हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूलाज रिपोर्ट करते हैं वहां पे फॉर्मेलिटी रिपोर्ट करना होता है। ऑल्दो करंट टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेलिटी इज आउटडेटेड यूनिट। करंट टाइम में हम सब जगह मोलारिटी लिखते हैं।
बट इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई मोलारिटी तेरे फॉर्मेलिटी पूछते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इमीडिएटली मोलारिटी कैलकुलेट करना है। आप बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो वहाँ मोलारिटी मत लिखना, फॉर्मेलिटी लिखना। तो वो पूछा फॉर्मेलिटी क्या है। आई होप इतनी बात आप समझ गए, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम लोग जो फॉलो करेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ऑल्दो ये यूनिट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, बट अभी चूंकि सीक्वेंस में सारी यूनिट्स बता रहा हूँ इसलिए इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, तो आपको बता दे रहा हूँ साथ में। बट इसका डिटेल्ड वर्जन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही सीख पाएंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी इस चैप्टर में नहीं बताया जा सकता, बिकॉज अभी में इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं सीखा है। बट डेफिनेशन आप लिख लो सो दैट आपको कनेक्टिविटी में सारी यूनिट्स पता रहे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के लिए लिखे इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, it is number of gram equivalents of solute present in 1000 ml या 1 liter solution। It is number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालते हैं ये होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे, सो राइट नाउ इट इज नॉट रेलेवेंट, बट ठीक है चूंकि यूनिट कनेक्टिविटी में इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। ये वैसे ही जैसे मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास करते हैं, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखना होगा तो हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन volume of the solution, the unit of milliliter into 1000, या फिर इसी को mass of solute in grams divided by equivalent weight into volume of the solution the unit of milliliter into 1000। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मलिटी। बट अभी इस यूनिट के बारे में आपको बहुत नहीं समझ आएगा, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट अभी आपको नहीं आइडिया है। इक्विवेलेंट वेट हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे, तब इस चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सेम पोर्शन विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी चूंकि सीक्वेंस में इसलिए छोड़ नहीं रहा था, अभी सारे यूनिट्स लिख रहे हैं तो एक यूनिट छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं था, बट वी स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी आपको अगर कुछ टर्म नहीं समझ आया इक्विवेलेंट वेट क्या है, कैसे इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है एंड ऑल दैट, तो अभी आप इसे छोड़ सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यूनिट विल राइट इज पीपीएम। So ppm is actually parts per million। ppm is parts per million, and I hope आप सब जानते हो 1 million is 10 to the power 6। ठीक है, तो इसका मतलब देखो टर्म से क्लियर, जितना टर्म लिखा उतना से समझ आ रहा। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब सोल्यूट के कितने पार्ट सॉल्यूशन में 10 पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
ठीक है, अब पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू मास भी किए जा सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी कर सकते हैं, इसलिए पीपीएम यूनिट दो तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, पीपीएम बाय मास एंड पीपीएम बाय वॉल्यूम। अगर आपने पार्ट्स जो है मास के टर्म में कर रखे हैं तो पीपीएम बाय मास हो जाएगा, और वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हैं तो पीपीएम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, the last unit we'll use is ppb. This is called parts per billion, and here also 1 billion is 10 to the power 9, और इसको भी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीपीएम पीपीएम बाय मास। ये कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली तब यूज किए जाते हैं जब सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है सॉल्यूशन में। अगर आपने कभी मेडिसिन के रैपर पढ़े होंगे, मेडिसिन के रैपर अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो उसमें देखो बहुत सारे सब्सटेंसेस के आगे पीपीएम पीपीबी लिखा होता है, क्योंकि उसमें जो सब्सटेंसेस ऐड किए गए हैं वो बहुत कम अमाउंट में ऐड किए जाते हैं, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन जो ऊपर वाली यूनिट्स है वो यूज नहीं कर सकते, सो मोस्टली वी यूज पीपीएम और पीपीबी। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अगर हमने 10 पास 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन करा तो उसमें से कितने पार्ट हमारे सोल्यूट के हैं, दिस इज पीपीएम, और अगर 10 पावर 9 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन करा तो उसमें से कितने पार्ट सोल्यूट के हैं, दैट इज पीपीबी। अगर इसको बाय मास रिप्रेजेंट करेंगे तो पीपीएम बाय मास लिखते हैं, बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे तो पीपीएम बाय वॉल्यूम लिखेंगे। सिमिलरली पीपीबी में भी अगर बाय मास रिपोर्ट करेंगे तो पीपीबी बाय मास हो जाएगा, और बाय वॉल्यूम रिपोर्ट करेंगे तो पीपीबी बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि आउट ऑफ दीज कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स which are dependent on temperature and which are not dependent of temperature, यानी बेसिकली यूनिट्स की टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आता है। इनमें से कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसमें एक लास्ट यूनिट और लगी, दिस इज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का भी टर्म बिल्कुल क्लियर है, जैसे हमने लिखा ग्राम पर लीटर, तो वही यूनिट यहाँ पे भी रिपोर्ट करेंगे। सो लास्ट टर्म अगर कहीं क्वेश्चन में स्ट्रेंथ लिख के आएगा तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अगर स्पेसिफाई करके लिखें तो इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 1 liter solution. Amount of solute in grams present in 1 liter solution. तो अगर कभी भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो दिस कम आउट टू बी मास ऑफ solute in grams divided by volume of the solution in milliliter into 1000. तो स्ट्रेंथ कॉमन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में रिपोर्ट करने के लिए लिखता हूं। तो अगर कहीं पे भी स्ट्रेंथ टर्म लिख के आएगा तो इट इज सेम एज कॉन्सेंट्रेशन द यूनिट ऑफ ग्राम पर लीटर। अब मैंने आपको बताया कि इन सारी यूनिट्स में आगे प्रोसीड करने से पहले तो सबसे पहला की पॉइंट है तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा कि जो मास के टर्म होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं और जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस का मास नहीं चेंज होगा बट उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस सब में एक्सपेंशन होता है, लिक्विड्स में भी ठीक ठाक एक्सपेंशन होता है। तो ऑल्दो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा बट देयर इज डेफिनेटली सम चेंज, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम तो चेंज हो ही सकता है ना, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होगा। तो मतलब ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म आएगा वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिनमें वॉल्यूम का कोई भी टर्म नहीं आएगा, सारे टर्म मास के होंगे, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें यही रिपोर्ट करना है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले देखो मोल्स वाले भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे ना। हाँ, मोल्स का मतलब क्या हुआ, मास अपॉन मोलर मास, तो मास ही तो हुआ दोनों।
नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास भी मास है और मास भी मास है, तो उसमें टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला टर्म लिखा परसेंटेज बाय वेट, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लॉजिक समझ में आ गया ना कैसे डिसाइड करना है? जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम का कोई भी टर्म नहीं आएगा, केवल मास के टर्म होंगे, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब देखो इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। पर सर गैसेस में तो नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स जब हम लिखेंगे तो Pv इक्वल टू nRT है ना, तो उसमें केवल मोल्स टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने किसी कंटेनर में गैस के मोल्स फिल किए हुए तो उसके मोल्स नहीं बदल सकते, वो मोल्स केवल तभी बदलेंगे जब रिएक्शन चेंज हो रही है। तो Pv इक्वल टू nRT में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट है। जब तक आप उसमें एक्स्ट्रा गैस नहीं ऐड करोगे तब तक मोल्स नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, तो इक्वेशन में Pv इक्वल टू nRT में n इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, बट ऐसे नहीं होता कि आपने किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स रखा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मोल्स बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। या तो सब्सटेंस डिकम्पोज होगा तो ओरिजिनल सब्सटेंस ही नहीं बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स उससे चेंज हो सकता है, या फिर उसकी कोई ना कोई आपने अमाउंट ऑफ गैस बाहर से ऐड करी हुई है तभी मोल्स चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज इट वोंट चेंज। टेम्परेचर चेंज करने से मोल्स नहीं चेंज हो सकते, बिकॉज मोल्स इज नंबर। तो नंबर तब तक नहीं चेंज होगा जब तक डिसोशिएट या एसोसिएट ना हो एक बार, या आपने अलग से ऐड ना कर दिया हो। सो वॉल्यूम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगली यूनिट देखो वेट बाय वॉल्यूम है, तो उसमें वॉल्यूम आ रहा है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सारे मोल्स हैं, एंड मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मतलब इट्स हाईली प्रोबेबल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वन इज मोलारिटी। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन आता है ना, वॉल्यूम आ रहा था, तो डिपेंडेंट। मोलारिटी लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट था, राइट? तो सॉल्यूट था और वॉल्यूम था, सॉल्यूट था और सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, तो सब मास के टर्म है इसमें, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट के मोल्स ले रहे हैं और सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, तो वॉल्यूम का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फॉर्मेलिटी सेम एज मोलारिटी है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। नॉर्मलिटी में वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब पीपीएम के केस में देखो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर बाय मास लिखेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो बाय मास में ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और बाय वॉल्यूम में ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सिमिलरली पीपीबी में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, बाय मास भी लिख सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। जब बाय मास लिखोगे तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा, और जब बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट आएगा। और ग्राम पर लीटर में तो वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ में आई सबसे पहली बात? तो जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, इसमें कोई भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आपको? सो अब हमें इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सीखना है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन के टर्म में सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 20% बाय वेट, देन रिपोर्ट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान से देखो तो अभी हमारे पास परसेंटेज बाय वेट गिवन है और इससे हम मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी निकालना चाहते हैं। So basically we are going to convert percentage by weight in terms of mole fraction and percentage by weight in terms of molarity. ठीक है, अब देखो एक तो तरीका है कि फॉर्मूले से चलो, बट वो बहुत ट्रिकी मतलब टेक्निकल है, उसको आप डील कर पाओगे ऐसा बहुत मुश्किल है, सो इट्स बेटर हम डेफिनेशन से चलेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है,
तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि उस सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट ले लो तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। अगर हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है, उसका मान लो हमारे पास 1 लीटर है, अब उस 1 लीटर में से 50 ml निकाल लो, तो 50 ml की भी कॉन्सेंट्रेशन वही होगी जो 1 लीटर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो उसके आप किसी भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन कभी भी कैलकुलेट करोगे, इट विल रिमेन सेम। समझ में आई बात? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसलिए उसके किसी भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो सारे मतलब हर पूरे सॉल्यूशन के लिए सेम रहने वाली है। आप उसके कितने भी पार्ट कर दो, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन निकालो, इट इज सेम बिकॉज़ इट इज अ होमोजेनियस फॉर्मेट। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालते टाइम इस बात का प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपने कितने पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाली है, ठीक है। तो हम एज पर आवर कन्वीनियंस सॉल्यूशन का कितना भी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 20% बाय वेट। तो 20% बाय वेट का मतलब समझ रहे हैं? तो देखो आप सबको अभी प्रैक्टिस क्या करनी है मैं समझा रहा हूँ। आपने अगर इसको पहले सीखा होगा तो आपने इसको हमेशा फॉर्मूले से सॉल्व किया होगा। अभी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको बोर्ड में सिखाया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सॉल्व करने की, वैसे अब यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है डेफिनेशन के टर्म में। तो अगर हमने 20% बाय वेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 20 ग्राम ग्लूकोज। बस अगर आप ये मतलब लिखना सीख गए तो फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन के सवाल में कोई नहीं फंसा सकता, चाहे वो कितना भी टेढ़ा सवाल बना दे। बस ये लाइन लिखना सीखना है। शुरुआत में आपको थोड़ी टफ लग सकती है, बट इफ यू विल प्रैक्टिस तो ये आ जाएगा। बट इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आ जाए। और तो क्वेश्चन सॉल्व करने के और भी सिंपल तरीके हैं, फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, बट उससे क्या होगा, बड़े टफ सवाल नहीं डील कर पाओगे। सो आई वुड रिकमेंड कि 20% बाय वेट जब भी लिख के आएगा या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लिख के आएगी तो पहले आप उसको डेफिनेशन के फॉर्म में इंटरप्रेट कर पाए, ये आपके लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। तो हमने लिखा 20% बाय वेट, तो हमें इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अगर हम इस सोल्यूशन का 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज होगा डेफिनेटली। अब सॉल्यूशन कितना भी हो आपके पास, 500 ml हो, 100 ml हो, 5 लीटर हो, 50 लीटर हो, हार्डली मैटर्स, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है तो हम उसके किसी भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट कर दें, वो पूरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। डेफिनेशन पे फोकस करना है, पहली लाइन सिखाई थी आपको, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस होने का मतलब क्या हुआ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द पोर्शन सेम आने वाली है। तो आप कितने भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, इट विल बी अ सेम वैल्यू, ठीक है। तो हम किसके लिए निकाल ले रहे हैं, 100 ग्राम के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो हमने लिखा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इतना क्लियर हुआ पहले? बस अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर देखो हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो उसका मतलब डेफिनेटली इसमें 80 ग्राम वाटर हो जाएगा, क्योंकि मास तो कंजर्व होगा। सो 80 ग्राम ऑफ वाटर सर कंटेन्स स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, कुछ लिखा नहीं है। ऐसा, एक मिनट। तो मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो आप उसके किसी भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हमें 20% बाय वेट दिया हुआ है तो इसका मतलब भाई कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 3:30 बता कहाँ जाना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हो गया। नहीं पढ़ाओगे ना, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हो गया। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन और 20 ग्राम ग्लूकोज है तो सॉल्वेंट कितना हुआ, 80 ग्राम, बिकॉज मास इज कंजर्व। तो हमारे सॉल्यूशन में 80 ग्राम वाटर हो गया, 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया। अब देखो पहला पार्ट पूछा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हमें ग्लूकोज लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। 20 ग्राम ग्लूकोज है, उसके मोलर मास से डिवाइड करो, ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे लिखेंगे। ये समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आ रहा तो साइड में इसको अलग से लिखो। पहला टर्म लिखेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो ये आएगा मास अपॉन मोलर मास। सो ग्लूकोज का मास दिया हुआ है अपने को 20 ग्राम, मोलर मास 180। फिर आप निकालो मोल्स ऑफ वाटर, मास दिया है 80 ग्राम, मोलर मास 18,
और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी, कर रहा है कोई सॉल्व? इसमें से 1/41 आएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे, दोबारा नहीं सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन में, तो ये वैल्यू अपने आप 40/41 आ जाएगी। क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आपको? 20% बाय वेट दिया था तो हमने उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आया। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर आपने 100 ग्राम ही क्यों लिया। मैंने आपसे बोला जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगे आप वो ले लो, बिकॉज ये सॉल्यूशन है व्हिच इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप सॉल्यूशन के कितने भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। होमोजेनियस होने का मतलब यही होता है, इट इज हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। तो आप इसके किसी भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, पॉइंट समझ आया यहाँ तक? अब आपको निकालना है दूसरा टर्म मोलालिटी। तो मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। सर हम लोग सिंपलीफाई करके लिखे या बिना सिंपलीफाई करे तो कोई दिक्कत तो नहीं? अब वो क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑप्शन में जो बात लिखी होगी वैसे सॉल्व करना होगा। 1/41 लिखा होगा तो काम चलेगा, डेसिमल में लिखा होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? नहीं सर, जैसे आपने लिखा 20 मतलब वो मोल्स ऑफ सीसी एस्ट्रोलोसिस ग्लूकोज का लिखा 20/180, सर उसको सिंपलीफाई करें कि मतलब ऐसे ही बना रहे? वो मर्जी है, सिंपलीफाई पहले स्टेप पे करो, हर स्टेप पे करो, लास्ट स्टेप पे करो, उससे क्या मतलब? तो कैलकुलेशन है, जहां आपको कन्वीनियंट लगे वहां कैलकुलेट करो। कुछ गलत थोड़ी लिखा मैंने, आप लास्ट स्टेप पे सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफिकेशन तो आप किसी भी स्टेप पे कर सकते हो बेटा, इतना तो मैथ समझते ही हो आप। उसमें कोई रूल थोड़ी है कि पहले स्टेप पे सिंपलीफाई करो, पूरा ऐसे लिख सकते हैं, बाद में सिंपलीफाई कर लिया। मन है तो वहीं सिंपलीफाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent, that means 1000 ग्राम solvent। तो अगर हम 1000 ग्राम solvent में मोल्स निकाल लें एक बार तो मोलालिटी आ जाएगा। तो देखो हमने ऑलरेडी एक बार डेफिनेशन लिख रखी है, सिंस 80 ग्राम ऑफ वाटर which is your solvent contains 20 ग्राम ग्लूकोज, तो 1000 ग्राम वाटर में कितना होगा? This becomes 20/80 into 1000 ग्राम ग्लूकोज। और हमें एक्चुअली में क्या चाहिए? मोल्स। 1000 ग्राम तो सेट कर दिया हमने, अभी मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो 1000 ग्राम वाटर कंटेन्स 20/80 into 1000 divided by molar mass of glucose is 180. So this many moles of glucose। और 1000 ग्राम वाटर में जितने मोल्स ऑफ ग्लूकोज आएंगे वही मोलालिटी होगा। So molality is 20 into 1000 divided by 80 into 180. This is 25/80. 1.39. This is approximately 1.4 या 1.39 के चलते। समझ आया? तो दिस वाज द फर्स्ट कन्वर्जन जिसमें आपको मैंने परसेंटेज बाय वेट से मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में कन्वर्ट करना सिखाया। परसेंटेज बाय वेट से मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में कन्वर्ट करना सिखाया। सो दिस इज अ कांसेप्ट बेसिकली। क्वेश्चंस में ऐसे ही लिख के आएगा, आपको एक यूनिट दे दी जाएगी, आपको बाकी दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, आपके दिमाग में पहले फंडामेंटल सेट होना चाहिए। फंडामेंटल इज दिस कि हम सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट की कंसंट्रेशन रिपोर्ट कर दें, इट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। इतनी बात समझ गए? तो हम हमेशा कन्वीनियंट फॉर्म लेंगे जिससे हम सबसे आसानी से सॉल्व कर पाए। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ था, आप जानते हो परसेंटेज बाय वेट आउट ऑफ 100 ग्राम रिपोर्टेड होता है, तो हम इसे आउट ऑफ 100 ग्राम रिपोर्ट करेंगे। तो हमने 20% बाय वेट को लिखा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 20 ग्राम ग्लूकोज सब्ट्रैक्ट किया तो 80 ग्राम वाटर आ गया। अब हमें वाटर का अमाउंट पता है, ग्लूकोज का अमाउंट पता है, तो उससे हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, मोलालिटी भी निकाल सकते हैं। मैंने यूनिटरी मेथड से इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए।
अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। आप देखो जो लास्ट स्टेप लिखा है वो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। नोटिस जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है सीधा फॉर्मूला है। तो अगर किसी को यूनिटरी मेथड से लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, यूनिटरी मेथड से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उससे आपको समझ आ रहा है आप कर क्या रहे हो, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। बट अगर किसी के लिए यूनिटरी मेथड थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, उसको नई बात समझ आ पा रही है, तो ही may use directly formula also। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला ही लिखा हुआ है एक्चुअली में, ध्यान से देखोगे तो समझ आ रहा है। ये एक्चुअली में अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो अगर ध्यान से देखो तो मैंने यही वैल्यूज पुट की हुई है। मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 180 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 80 ग्राम। इसी को देखिए ऊपर पुट करके आंसर आया हुआ है। यूनिटरी मेथड से समझेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, आपको कभी भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, आपको लगता नहीं आप यूनिटरी मेथड आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, आप उतना नहीं समझ पा रहे, तो यू मे यूज फॉर्मूला। बट आई वुड रिकमेंड कि आपको एक बार डेफिनेशन से सीखना है, तो उससे कितना भी टेढ़ा सवाल आए, कितनी भी क्वेश्चंस में चेंजेस कर दिए जाए, आप कभी फंस नहीं सकते। फॉर्मुलेशन में क्या होगा कि आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे व्हाट इज आस्क्ड, क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, तो यू मे बी इन ट्रबल। सो आई वुड रिकमेंड कि हमें फॉर्मुलेशन से जाए, डेफिनेशंस पे फोकस करें। ठीक है, अभी 1 बाय 1 सारे कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, परेशान मत होगी। मोलारिटी निकालना है तो थोड़ा टेक्निकल काम है, उस पर भी जाते हैं। 1 बाय 1 आई विल एक्सप्लेन यू। अभी हमने सबसे पहले आपको कन्वर्जन सिखाया, जिसमें परसेंटेज बाय वेट को मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आप एक दूसरे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज बाय वेट और मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो राइट डाउन द अनदर क्वेश्चन। सो राइट डाउन मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन। So write down a question. Mole fraction of iodine in benzene. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Then report the concentration. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Then report the concentration in terms of percentage by weight and molality. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Then report the concentration in terms of percentage by weight and molality. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Then report the concentration in terms of percentage by weight and molality. तो फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, अब की बार आपके पास मोल फ्रैक्शन गिवन है और आपको परसेंटेज बाय वेट और मोलालिटी निकालना है। समझ आया? तो मतलब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा पार्ट है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज बाय वेट से मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी निकाला था। अभी मोल फ्रैक्शन से परसेंटेज बाय वेट और मोलालिटी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो फिर वही पुरानी टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई, ये कॉन्सेंट्रेशन हम किसी भी पार्ट के लिए रिपोर्ट करें, वो पूरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन अपने को 0.2 दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो है वो 0.8 हो जाएगा। पहले इतनी बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, आयोडीन को बेंजीन में डिसॉल्व करा रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 होता है हमेशा। ये चीज हमें कहां से पता चली? सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता चला 0.8 और आयोडीन 0.2 गिवन है क्वेश्चन।
इतना पॉइंट समझ आया पहले सबको? Yes. ठीक है, अब क्या करा हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन दे रखा है, हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इससे हमें देखो स्टेटमेंट में लिखना है, मैंने आपसे बोला किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को स्टेटमेंट में लिखो। सो वी कैन राइट सिंस 0.8 moles of benzene contains 0.2 moles of iodine. आयोडीन इस सॉल्यूशन में सोल्यूट है, बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, तो हमने कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है ये लिख लिया सबसे पहले। अब आपको रिपोर्ट करना है परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा, तो दैट मींस वी नीड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये सॉल्यूट के मोल्स हैं, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो ये सॉल्यूट का मास हुआ, सॉल्वेंट का मास हुआ। सॉल्यूट के मोल्स 0.2 है, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्वेंट सॉल्यूट का मास हुआ। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास क्या हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया। पॉइंट समझ में आया आपको? ये जो पार्ट है ये मास ऑफ, देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये जो पार्ट है ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया। इसलिए इस कंबाइंड फॉर्म को हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ये चीज समझ में आई? और मास कैसे निकाला हमने, मोल्स इनटू मोलर मास से। समझ गया? पहले 0.8 मोल बेंजीन के हैं, 0.2 मोल आयोडीन के हैं, बेंजीन में उसके मोलर मास 78 से मल्टीप्लाई करा। अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो आप साइड में पहले मोलर मास निकाल के देख लो। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन चेक करोगे, दिस इज 78, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन चेक करोगे तो दिस इज 254। नहीं पता है तो आप डायरेक्ट लिख लो। Mass Okay. of solution is 111.2. ठीक है, अभी सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप कर ही लोगे। कितने ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 into 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। ये समझ आया आपको? सर टोटल 1 मोल सोल्यूशन कर लिया है ना हम लोगों ने। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? मैंने आपको लॉजिक समझाया ना कि आप कितने भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट कर दो, वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब उसका कोई भी पार्ट निकालो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2। अच्छा मिस्टर टाइप, जस्ट अ मिनट, यहाँ एंड नहीं होगा, इट शुड बी बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन कर लो। Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Then report the concentration in terms of percentage by weight and molarity. Although मैंने dictate करते टाइम यही बोला। Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. तो iodine का mole fraction 0.2 है, benzene का 0.8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि percentage by weight is 100 ग्राम solution में कितना होगा, तो इसी को अगले स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore 100 ग्राम solution contains how much? 0.2 into 254 divided by 0.8 into 78 plus 0.2 into 254 into 100 ग्राम आयोडीन। ठीक है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितनी भी आयोडीन होगी दैट इज योर परसेंटेज बाय वेट। अब देखो बेसिकली फॉर्मूला ही बन गया है, अगर आप फॉर्मूले से भी करते तो भी यही आता, बट ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। हमने सोल्यूट में मोल्स में, सोल्यूट के मोल्स में उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके सोल्यूट का मास निकाला, सॉल्वेंट के मोल्स में उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके सॉल्वेंट का मास निकाला,
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास लिख के सोल्यूशन का मास निकाला, फिर सोल्यूट के मास में सोल्यूशन के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका परसेंटेज बाय वेट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई सबको? 4.5 तो अब यहाँ से परसेंटेज बाय वेट सॉल्व करके लिखना है। ये आंसर मेरे पास है, कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 44.8%। तो सॉल्व करके एक बार चेक करो इसको फटाफट आंसर। दिस शुड कम आउट टू बी 44.8%। आ रहा है? Yes, sir. मेरे हिसाब से इसका आंसर 44.8% आना चाहिए, जो मेरे पास आंसर है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर इतना ही आया आंसर 44. आ रहा है ना? यस सर। सर हाँ बेटा बोलते जाओ। आ जा रहा है ना? अब आपको मोलालिटी निकालनी यस है। सर। तो मोलालिटी फिर से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो फिर से आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। सिंस 0.8 ग्राम ऑफ बेंजीन कंटेन्स 0.2 मोल आयोडीन। अब आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.8 में 78 से 0.8 मोल्स। से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने ग्राम ऑफ बेंजीन कंटेन सेम 0.2 मोल्स ऑफ आयोडीन। तो 1000 ग्राम बेंजीन में कितना होगा? बस ये आंसर हो गया। और तो आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट वही आएगा। दिस इज 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इनटू 78 इनटू 1000। तो यहाँ से आपका मोलालिटी आ गया 0.2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.8 इनटू 78। सर इतने रिजिड कैलकुलेशन जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 आना चाहिए, या अगर बहुत प्रिसाइसली लिखूं तो 250/78 आएगा। पहले अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं सॉल्व होने के बाद ये 3.2 आना चाहिए। आप एक बार चेक कर लो। सर 3.2 ही आ रहा है, बट सर इतने टफ कैलकुलेशंस नहीं आएंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ गारंटी नहीं लिया जा सकता। आईटी पेपर में कितनी भी टफ कैलकुलेशन आ सकती है। कैलकुलेशन के केस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आईटी वाले। विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन, इसमें 78 को 250 डिवाइड करना है, इसमें क्या टफ है? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। उसके बाद मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।